तो मैं आज से आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री स्पेशल सीरीज। केमिस्ट्री स्पेशल सीरीज में कुछ मित्रों का मेरे को निवेदन आया है कि आज सर आप बेसिक केमिस्ट्री से पढ़ाइए, तो मैं आज आपको बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री स्टार्ट करता हूँ। और बेसिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हुए मैं आपके लिए केमिस्ट्री का सबसे बेसिक फर्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ आज। उस चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो हम पढ़ रहे हैं हमारे आसपास के पदार्थ। अब हमारे आसपास के पदार्थ का नाम सुन से आपके मन में आता है पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? तो चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हम पदार्थों के बारे में सुनिए जानेंगे, जैसे कि हमारे आसपास के पदार्थ। मैं जैसे कि घर में गया, हमारे आसपास के मतलब इसका नाम है हमारे आसपास के। तो हमारे आसपास मैंने देखा मेरे आसपास क्या है, मार्कर है। मेरे आसपास क्या है, रुमाल है। मेरे आसपास क्या है, ये रिमोट है। मेरे आसपास मतलब बहुत सारे टेबल, मेज, कुर्सी। तो मैं सब चीजों को देखता हूँ। तो ये सब चीजें क्या है, पदार्थ। इस सब चीजों के पदार्थ में कॉमन बात क्या है? कॉमन बात क्या है? इस सबका क्या होता है, द्रव्यमान। और सबका क्या होता है, सब क्या गिरते हैं, स्थान। जैसे मैंने मार्कर है, मार्कर में कहीं पर रखूंगा तो क्या गिरेगा, स्थान। तो किसी भी चीज में अगर किसी वस्तु में अगर दो गुण पाए जाते हो, पहला एक तो उसका द्रव्यमान हो और दूसरा कुछ स्थान घेरता हो, तो वो कहलाती है वस्तु। तो अपन पढ़ते हैं पदार्थ के बारे में। पदार्थ होता क्या है? तो पदार्थ, अब देखिए पदार्थ क्या होता है। पदार्थ को बोलते हैं अपन मैटर। पदार्थ या मैटर होता क्या है? पदार्थ मैटर कुछ नहीं होता, हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जैसे कि देखिए मार्कर, मेज, कुर्सी, टेबल, कोई भी चीज हो, सब चीजों में क्या है, दो गुण पाए जाते हैं। दो गुण कौन कौन से? दो गुण होते हैं। एक तो द्रव्यमान, उनका कुछ द्रव्यमान होता है, और दूसरा वो कुछ स्थान घेरते हैं। अब देखिए जिस वस्तु में भी ये दो गुण पाए जाते हैं, कौन कौन से? पहला स्थान घेरता हो, वो वस्तु क्या करे, स्थान घेरती हो, कुछ स्थान घेरती हो। सेकंड है द्रव्यमान, उसका कुछ न कुछ तो द्रव्यमान होना चाहिए। कोई वस्तु जो स्थान घेरती है, इसका द्रव्यमान होता है, क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। अब जैसे सभी वस्तुएं अपनी प्रकृति में जो उपस्थित है वो सभी लगभग स्थान घेरती है, और उनका द्रव्यमान कुछ न कुछ द्रव्यमान तो होता ही है। अब ऐसी तो कोई वस्तु होती नहीं जो स्थान नहीं घेरती हो और या द्रव्यमान रखती हो, नहीं रखती हो। अगर ऐसी कोई वस्तु आपको पता हो तो प्लीज हमें कमेंट के द्वारा बताइए। तो पहले पदार्थ के बारे में पढ़ा। पदार्थ क्या होता है? स्थान, जो स्थान मतलब जो वस्तु स्थान घेर रही हो और जिसका द्रव्यमान हो, वो क्या कहलाएगी, पदार्थ कहलाएगी। तो पदार्थ क्या होता है? पदार्थ बहुत छोटे छोटे, मतलब जैसे कि मैंने लिया ये मार्कर। ये मार्कर बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जिनसे मिलकर ये पदार्थ बना होता है। तो पदार्थ क्या होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे कण, क्या छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। दूसरी बात अपने सामने आती है, जो कण होते हैं इन कणों की संख्या क्या होती है, बहुत अधिक होती है। मतलब इसकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी अधिक होती है। मतलब क्या होती है, दूसरी बात आती है अपने पास, कणों की संख्या अत्यधिक होती है। तो दूसरी बात आती है अपने पास, कणों की संख्या अत्यधिक। तो अपने पास क्या होता है, पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, कणों की संख्या बहुत अधिक होती है। अब जो पदार्थ के जो कण होते हैं उनके कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी और स्पेशल गुण होते हैं। तो अपन उन गुणों के बारे में देखते हैं, क्या क्या गुण होते हैं, देखेंगे कणों के गुण देखेंगे अपन। तो जो कण होते हैं, कण का जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, वो कण क्या होता है, कण क्या होता है, कणों के मध्य रिक्त स्थान होते हैं। पहली प्रॉपर्टी अपनी, जो पदार्थ है ना, ये जैसे कि मान लो पदार्थ ये मार्कर है, बना हुआ है कणों से। तो जिसके जो कण है ना, उनके मध्य क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान होता है। ये अपन कण की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी उसमें। दूसरी प्रॉपर्टी होती है, जो कण होते हैं, ये कण निरंतर गति करते रहते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं, निरंतर गति करते हैं। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी आती है, जो कण होते हैं ना, इन कणों के मध्य क्या होता है, आकर्षण बल कार्य करता है। अब मान लो आकर्षण बल कार्य नहीं करेगा तो कण एक दूसरे के पास कैसे आएंगे? कोई वस्तु एक दूसरे के पास क्यों रहती है? आकर्षण के कारण। तो इसके लिए अपने विशेष फॉर्मूला है अपने पास कि इनके मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। आकर्षण होता है। तो अपन क्या पढ़ा, मैटर। मैटर मतलब पदार्थ क्या होता है, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसका द्रव्यमान हो, वो क्या कहलाएगा, पदार्थ। पदार्थ, अपने पदार्थ के बारे में आपको पता लग गया। पदार्थ के बारे में पता लगने के बाद अपन को क्या पढ़ेंगे, पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने देखा पदार्थ, तो पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के बारे में मुझे पता है। तो उसके बाद मैंने देखा कि यार ये पदार्थ होता है, लेकिन बना किससे होता है, ये बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, उनसे मिलकर बना होता है।
जो इन पार्टिकल्स होते हैं इनकी संख्या बहुत अधिक होती है, मतलब अपन कल्पना नहीं कर सकते। मान लो जैसे कि ना मेरे पास कोई वस्तु है, जैसे कि मान लो अपने पास कुर्सी है, तो कुर्सी में अपन इतने पार्टिकल्स होते हैं, करोड़ों की संख्या पार्टिकल होते हैं जिसको अपन गिन सकते हैं, मतलब इनको संख्या बहुत अधिक होती है। तो ये अपने पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा। जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, इनके मध्य रिक्त स्थान होता है। सेकंड प्रॉपर्टी, ये जो कण होते हैं ना, जैसे कि मान लो आपको इसमें कण स्थिर दिख रहा है, लेकिन ये निरंतर जो गति करते रहते हैं। और तीसरी बात, इनके मध्य आकर्षण। अब ये तो सिंपल बात है, अगर आकर्षण नहीं होगा तो कोई भी वस्तु एक दूसरे के पास कैसे रह पाएगी। तो इसके लिए सबसे उत्तर होता है आकर्षण होता है। अपन ने जो बातें पढ़ी, अपन इनको सब बातों को अपन एक क्रियाकलाप और प्रयोगों के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि मैं आपको अंग के बारे में आगे समझाता हूँ। अब देखिए पदार्थ वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है, वो क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। अपन इसके बारे में पढ़ लिया पदार्थ, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया पदार्थ क्या होता है। अब सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ये मैंने आपको बता दिया। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि अपन की कल्पना नहीं कर सकते, मतलब एक ही मतलब वस्तु में बहुत अधिक करोड़ों की संख्या पार्टिकल्स हो सकते हैं। उदाहरण में आपको भी एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा आगे। तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनके क्या गुण होते हैं, पदार्थ की 3 विशेषता होती है। पहली, इनके बीच में रिक्त स्थान होता है, इसको मैं आपको प्रयोग के माध्यम से बताऊंगा। दूसरा, निरंतर गति करते रहते हैं, इसको भी अपन प्रयोग के माध्यम से समझेंगे। तीसरी होती है कण एक दूसरे को आकर्षण। अभी आकर्षण तो आप समझ ही गए, आकर्षण अगर नहीं होगा तो कोई वस्तु एक दूसरे के पास रहेगी नहीं। तो अपन ने पदार्थ के बारे में पढ़ा और अपन ने पदार्थ की कणों की प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब अपन आते हैं प्रयोग पर, और प्रयोग के द्वारा समझते हैं इसके बारे में क्या क्या होता है। तो अपनी जो फर्स्ट बात होती है पदार्थ के बारे में, पदार्थ क्या होता है, बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है, मतलब कणों से मिलकर बना होता है। इसके लिए अपन एक प्रयोग करते हैं। अपन क्या प्रयोग करते हैं, अपन एक 100 ml का क्या लेते हैं, बीकर। अपन ने लिया 100 ml का बीकर, ये कितने ml का, 100 ml का। इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें अपन 50 ml तक क्या भर देंगे, जल। मैंने इसमें भर दिया 50 ml तक भर दिया मैंने इसमें जल। 50 ml तक जल भरने के बाद मैंने यहाँ पे लगा लिया, चिन्ह लगा लिया किसी चीज से। भाई मैंने यहाँ से 50 ml तक जल इसमें भर लिया। जल भरने के बाद में क्या करता हूँ, 2 चम्मच नमक इसमें डालता हूँ। डाला इसमें 2 चम्मच नमक। अब जैसे मैंने इसमें 2 चम्मच नमक डाला, तो नमक डालने के बाद मैंने अच्छी तरह से चम्मच से उसको हिलाया नमक को। तो जैसे मैं कुछ देर बाद देखता हूँ क्या होता है, नमक का क्या होगा, नमक इसमें अच्छी तरह घुल गया, मतलब नमक गायब हो गया। गायब होने के बाद दिमाग में आया नमक गया कहाँ, अरे गाय नमक गया कहाँ। इससे अपन को क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे अपन को निष्कर्ष निकलता है कि कहीं ना कहीं ये जो H2 जल है इसके मध्य कहीं ना कहीं रिक्त स्थान है, तभी तो ये जो नमक के पार्टिकल्स है वो इसमें बिल्कुल उनके रिक्त स्थानों में इसने स्थान ग्रहण कर लिया। नहीं तो वो आगे कर जा सकते थे, नमक गायब किससे हो गया। अभी नमक इसलिए गायब हुआ क्योंकि जो है ना H2O जो जल था उसमें क्या है, उसमें बहुत अधिक रिक्त स्थान था। तो उन स्थानों में क्या करा, नमक के कणों ने अपनी जगह ग्रहण कर ली। तो अपने पहला निष्कर्ष क्या निकला कि जो क्या होता है, पदार्थ जो होता है वो कणों से मिलकर बनाता है। क्योंकि जो पदार्थ के नमक के कण थे वे तो उन्होंने तो स्थान ग्रहण किया, उससे के बाद जो जल था, जल के बीच में क्या था, रिक्त स्थान था, उसमें वो नमक के पार्टिकल स्थान ग्रहण करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इनके मध्य रिक्त स्थान होता है। अपन इससे 2 बातें समझी। पहली बात कि जो पदार्थ होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। दूसरी बात क्या कि जो कण होते हैं, जैसे कि जल, ये भी एक पदार्थ है, क्योंकि जल भी स्थान ग्रहण कर रहा है तो इसका भी द्रव्यमान होता है, तो ये भी पदार्थ है। तो जो जल है, जल के मध्य क्या था, रिक्त स्थान था। तो रिक्त स्थान में क्या हुआ कि नमक के पार्टिकल रिक्त स्थान में स्थान ग्रहण कर लिया, तभी तो नमक गायब हो गया। तभी अपन को जल पहले भी साफ दिख रहा था, बिल्कुल अभी भी साफ दिख रहा है, मतलब जल उसमें नमक बिल्कुल उसमें घुल चुका है। तो अपन इस प्रयोग को अपन देखते हैं। इस प्रयोग को मैं आपको दिखाता हूँ, इस प्रयोग को अपन करके देखते हैं कैसे प्रयोग करेंगे अपन। देखिएगा इस प्रयोग को मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लिया मैंने 100 मिलीलीटर का बीकर लिया, ये देखो ऐसे मैंने नमक घोल दिया। नमक घोलने के बाद मैं देखता हूँ कि 50 ml पे पहले होता, अभी 50 ml पे ये, इसके मतलब स्तर में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसका मतलब नमक गायब कहाँ हो गया। अब देखिए नमक कहाँ गायब हुआ, नमक को जलता, जल के मध्य क्या था, रिक्त स्थान था, तो वहां उसने स्थान ग्रहण कर लिया। इसका मतलब क्या था, नमक के होते हैं पार्टिकल्स, जो अपन को दिखते हैं पार्टिकल्स में क्या होते हैं, मतलब इससे मतलब पहली बात अपन को निकल गया क्या होता है, पदार्थ पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। दूसरी बात, जो पदार्थ होता है उसके बीच में रिक्त स्थान होता है, जो कि जल के मध्य रिक्त स्थान है। तो अपन ने इस प्रयोग करा, प्रयोग से अपन ने क्या निष्कर्ष निकाला, अपन ने निष्कर्ष निकाला कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे कण कौन से, जो नमक के कण थे वो होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे कण होते हैं, उनसे मिलकर बना होता है। और दूसरा, उन कणों के आकार में कोई विशेष परिवर्तन, विशेष अंतर नहीं होता। अगर विशेष अंतर होता तो मेरे को यहाँ जल में जगह जगह अलग अलग स्थान दिखाई देते, इसका मतलब उसमें कोई विशेष अंतर नहीं था। तो इस प्रयोग से अपन ने 2 निष्कर्ष निकाले। पहला
पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा, इन कणों के आकार में कोई अंतर नहीं होता। और तीसरा, इसका अपन निकाला जलता, उसके मध्य घटा रिक्तिस्थान था, तभी तो नमक के जो पार्टिकल थे उसमें घुल के गायब हो गए। तो इससे अपन को 3 निष्कर्ष निकाल, अपने इसमें 3 बातें सीखी इस प्रयोग से। अब बनाते हैं अगली बात पर। अब अपन ने दूसरी बात क्या पढ़ी थी? अपन ने दूसरी बात पढ़ी थी अपन ने कि जो कण होते हैं, कणों की संख्या इतनी होती है कि अपन उसकी कल्पना नहीं कर सकते, मतलब बहुत अधिक संख्या में कण होते हैं। इस बात को साबित करने के लिए एक प्रयोग करते हैं अपन ने क्या किया, एक बीकर में 100 मिलीलीटर जल लिया। जल लेने के बाद उसमें मैं क्या करता हूँ, पोटेशियम परमैंगनेट। अब पोटेशियम परमैंगनेट आप सोचेंगे क्या होता है। पोटेशियम परमैंगनेट कुछ नहीं, मान लो गुलाबी रंग होता है, गुलाबी रंग का होता है पोटेशियम परमैंगनेट। इसको अपन किसी भी चीज में मिलाते हैं तो वो चीज रहती है गुलाबी रंग की। तो जैसे मैं जल में ना इसके 2-3 बूंदे मिलाऊंगा तो क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा गुलाबी रंग का। अब जो मैंने यहाँ फर्स्ट बीकर लिया, फर्स्ट बीकर मैंने क्या किया, पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया। इसके बाद क्या हो गया, ये पूरा का पूरा हो गया गुलाबी रंग का। इस जैसे ये पूरा गुलाबी होगा, 100 ml का विलेन बन गया। 100 ml में से मैं क्या करता हूँ, 10 ml निकाल कर अगले बीकर में क्या करता हूँ, 90 ml जल लेता हूँ। 90 ml तो जल होता है इसमें, और ये 10 ml इसमें से निकाल कर इसमें डाल देता हूँ। मतलब 90 का 90 तो इसमें है, इसमें से मैंने निकाला 10 ml निकाल के दूसरे बीकर में डाला, इसमें 90 ml जल पहले था, तो वापस 100 ml का विलेन बन गया। ये वापस कितने ml का बन गया, 100 ml का विलेन बन गया। अब जैसे 100 ml का विलेन बना, मैंने वापस इसमें से यही प्रयोग दोबारा दोहराया, 10 ml निकाला और वापस एक अन्य में लिया, उसमें वापस 90 ml जल पहले से था, उसमें मैंने 10 ml वापस मिला दिया। तो जैसे मैं प्रयोग करके देखता हूँ, मैंने इसमें मतलब फर्स्ट में तो इसमें 2-3 बूंदे डाली, लेकिन 2-3 बूंदे मैंने इसमें अच्छी तरह मिला दी। मिलाने के बाद मैंने क्या किया, इसमें से थोड़ा सा लिया और थोड़ा सा लेकर दूसरे में डाल दिया। तो मैं क्या देखता हूँ, दूसरा भी रंगीन हो जाता है। यही प्रयोग मैं करता हूँ तीसरे में, थोड़ा बहुत इसमें से लेता हूँ, मतलब आधा इसमें बच गया, आधा इसमें बच गया, थोड़ा बहुत इसमें डाला मैंने, तो ये भी रंगीन। यही प्रयोग में कम से कम 8-10 बार करके देखता हूँ। तो मतलब आप देख लो 8-10 बार में इसकी संख्या कितनी, मतलब बहुत कम रह जाएगी। तो इससे क्या साबित होता है, साबित होता है कि जो मतलब पदार्थ है उसमें कणों की संख्या बहुत अधिक थी। जैसे कि पूरे कण बहुत अधिक यहाँ पे थे, कुछ कम यहाँ पे हुए, कुछ यहाँ पे हुए, लेकिन मैंने 8 से 10 बार में प्रयोग करके देखा, तब भी क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि मतलब 8 से 10 बार में भी कणों की संख्या में कोई कमी नहीं हो रही है। ये वैसा का वैसे मेरे को गुलाबी दिखाई दे रहा है, केवल इसका रंग थोड़ा हल्का, जैसे कि गहरा गुलाबी, हल्का हल्का हल्का, ऐसे करते करते मैं जब इस प्रयोग को कम से कम 50-60 बार करूंगा, तब जाके इसका रंग गायब होगा। इसका मतलब क्या है, बहुत ही कणों से मिलकर बना होता है। अब जैसे कि पन्ना मैंने ये आपको प्रयोग बताया, अब देखिए आपको इस प्रयोग को मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने बीकर में क्या लिया, पोटेशियम परमैंगनेट, इससे 10 ml इसमें मिला दिया, देख लो आधा इसमें बच गया, थोड़ा सा मिला बस मैंने इसमें। इसी में से मैं थोड़ा सा इसमें मिलाऊंगा जिसमें साफ जल है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी गुलाबी रंग का रंगीन हो गया। अब देखिए इसका रंग गहरा, इसका थोड़ा कम, इसका थोड़ा कम। ऐसे में 7 से 8 बार प्रयोग कर रहा होता, 7 से 8 बार प्रयोग करते हुए मैंने देखा कि लास्ट वाला जो था उसका रंग भी हल्का गुलाबी दिखाई दे रहा था। इसका मतलब मैंने देखा कि इससे निष्कर्ष निकला कि बहुत अधिक कणों से मिलकर बना होता है। तो इससे निष्कर्ष निकला कि बहुत अधिक कणों से मिलकर बना होता है, तभी तो बहुत अधिक कणों से मिलकर बना होता है। इसीलिए तो अपन को जो लास्ट वाला बीकर था वो भी क्या दिखाई देता है, रंगीन दिखाई देता है। तो अपन ने पहला निष्कर्ष पहले प्रयोग से निकाला, पहले प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला, कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा प्रयोग अपने पोटेशियम परमैंगनेट वाला देखा, इससे क्या निष्कर्ष निकला अपने पास, इससे निष्कर्ष निकला कि ये बहुत अधिक कणों से मिलकर बना होता है। अब अपन अगला प्रयोग देखते हैं। जो पदार्थ कण थे उनके गुणों के बारे में मैंने आपको 3 बातें बताई थी। पहली बात, ये क्या होता है, मतलब इनके क्या होता है, स्थान ग्रहण करते हैं। इनका अपन ने प्रयोग वाले जो प्रयोग किया था, कौन सा, जल और नमक वाला, उसके द्वारा अपन ने क्या समझा कि जो पदार्थ के कण होते हैं क्या होते हैं, स्थान घेरते हैं। उसके जल के कणों के मध्य उसने क्या करा, स्थान घेर लिया था। अब दूसरी बात मैंने बताई थी, इससे जो कण है वो निरंतर गति करते रहते हैं, उसको अपन समझेंगे इस प्रयोग के माध्यम से। अपन एक प्रयोग क्या करते हैं, अपन एक लेते हैं अगरबत्ती। अपन अगरबत्ती लेते हैं तो पहले बुझी अगरबत्ती को अपन, जो बुझी अगरबत्ती की सुगंध क्या है, अपन को थोड़ी दूरी तक ही आती है, बस मान लो यहाँ आसपास तक इसकी सुगंध आ रही है। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, उस अगरबत्ती को जलाता हूँ, जलाने के बाद जैसे यहाँ थोड़ी देर बाद क्या होता है, इसकी मैं ना बहुत दूर खड़ा होकर भी, कम से कम 5 मीटर दूर खड़ा होकर भी इसकी सुगंध को महसूस कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, इसकी सुगंध यहाँ से मात्र किसी पूछी, इसका मतलब ये हुआ कि इसके कण कहीं ना कहीं यहाँ से गति करी, कणों ने गति करी। तो कणों ने गति कैसे करी, कणों को गति करने के लिए, मतलब कोई भी चीज को गति करने के लिए क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जो पदार्थ कण होते हैं उनके पास क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा मतलब गति का ऊर्जा, मतलब कोई भी चीज गति करेगी उसके उसमें जो ऊर्जा है उसको अपन बोलेंगे गतिज ऊर्जा। तो इससे क्या बात निकली कि ना कणों के पास गतिज ऊर्जा थी, तभी तो यहाँ से गति करके वहां चले गए। तो इससे अपन को 2 बातें अपने सामने क्या बात है। पहली बात
कि जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। दूसरी बात, गति करने के लिए उनके पास क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। अब इन दोनों बातों को अपन देखते हैं, प्रयोग के माध्यम से देखते हैं और प्रयोग में आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये मैंने मोमबत्ती जला दी, जलने के बाद इसकी सुगंध, यहाँ पर मैं बहुत दूर खड़ा हूँ तब भी यहाँ की सुगंध मेरे को महसूस हो रही है। तो इसकी सुगंध क्या है, बहुत दूर दूर तक पहुंच जाती है। अभी बहुत दूर तक सुगंध पहुंच जाती है तो इसमें अपन को शब्द जिसको करना होता है वो शब्द होता है, अपने पास वो शब्द आता है विसरण। क्या आता है, विसरण। मतलब सारी प्रक्रिया हुई ना, मतलब जो है ना उसकी अगरबत्ती की सुगंध यहाँ से वहां तक मैं नाक तक कैसे पहुंची, वो प्रक्रिया होती है विसरण। विसरण प्रक्रिया के माध्यम से वो मैंने नाक यहाँ से और मैं नाक तक पहुंची। तो विसरण क्या होता है, विसरण कुछ नहीं होता, किसी भी मतलब है ना, कोई भी अगर दो पदार्थ आपस में मतलब संयोग करके मिश्रण बना लेते हैं उसे अपन कहते हैं विसरण। विसरण होता है कम सांद्रता की ओर हमेशा होता है विसरण, उच्च से और कम। उच्च से कम सांद्रता की ओर विसरण होता है। मतलब अब सांद्रता का मतलब आप मतलब किस समझिए, सांद्रता का मतलब आप समझिए भीड़ भाड़ से। जैसे मान लो कहीं बहुत अधिक भीड़ भाड़ है, यहाँ पे बहुत अधिक भीड़ भाड़ है, बहुत अधिक भीड़ भाड़ है, यहाँ पे थोड़ी कम भीड़ भाड़ है, दो लोग खड़े, सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है। यहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग है। तो यहाँ पे ये कोई भी यहाँ से क्या करेगा, भीड़ भाड़ से कम भीड़, मतलब अधिक भीड़ भाड़ से कम भीड़ भाड़ की ओर गति करेगा। तो इस प्रक्रिया को अपन बोलेंगे विसरण। तो विसरण कुछ नहीं होता, होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर कणों की गति को अपन बोलते हैं विसरण। तो जो कण थे, जो कि ये ना सुगंध के, जो अगरबत्ती के सुगंध के कण थे ना, वो क्या करा उन्होंने, सुगंध के कणों ने यहाँ पे उनकी सांद्रता क्या होगी, मतलब जैसे मैंने ना अगरबत्ती जलाई, अगरबत्ती जलाने के बाद धुआं निकला तो यहाँ उसकी सांद्रता क्या होगी, अधिक। तो यहाँ पे इसकी सांद्रता क्या थी, कम। तो ये यहाँ से गति करते हुए कहाँ पहुंच गए, यहाँ। और ये गति करने के लिए इनके पास क्या थी, गतिज ऊर्जा थी। तो गति ऊर्जा से गति करते हुए यहाँ पे पहुंच गए। तो इस अपन इस प्रक्रिया को बोलते हैं विसरण। विसरण क्या होता है, किसी भी चीज की कम भीड़, मतलब अधिक भीड़ भाड़ वाली जगह से कम भीड़ भाड़ वाली जगह की ओर गति क्या कहलाती है, विसरण। तो विसरण को आपके समझ में आ गया। विसरण होता है अधिक भीड़ भाड़ वाली जगह से, मतलब अधिक भीड़ वाले मतलब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, कम भीड़ भाड़ मतलब निम्न सांद्रता की ओर गति कहलाती है विसरण। तो जो अगरबत्ती की सुगंध बहुत दूर तक पहुंची, वो कैसे पहुंची, विसरण के द्वारा। जैसे मैंने अगरबत्ती जलाई, जलाने के बाद यहाँ पे क्या उसकी मतलब है ना, धुएं के कारण उसकी सांद्रता बहुत अधिक हो गई। तो जैसे सांद्रता यहाँ पे बहुत अधिक होगी तो क्या करेगा, अधिक भीड़ से कम भीड़ की ओर। कम भीड़ कहाँ पे थी, यहाँ पे कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, तो यहाँ पे गति करेगा, गति करके यहाँ तक मेरी नाक तक पहुंच गई। इसे विसरण की प्रक्रिया के द्वारा सुगंध मेरी नाक तक पहुंची। तो अपन विसरण को अपन एक डायग्राम के माध्यम से अपन विसरण को देखते हैं। देखिए आगे डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको। तो अपन ने देखा कि ना जो अगरबत्ती की सुगंध थी तो यहाँ से और यहाँ तक नाक तक कैसे पहुंची, विसरण प्रक्रिया। विसरण प्रक्रिया क्या होती है, अधिक भीड़ भाड़ से कम भीड़ भाड़ की ओर, मतलब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति। अब यहाँ पे उच्च सांद्रता कैसे, यहाँ पे कम सांद्रता थी वायु की। अब जैसे मैंने ना इसमें आग इसको जलाया तो यहाँ पे ना धुआं निकला, धुआं निकलने से क्या हुआ, यहाँ पे इसकी सांद्रता बहुत अधिक होगी धुएं की। तो धुआं क्या करेगा, कम हो जाए। कम कहाँ पर, यहाँ पर। तो है ना उच्च से कम की ओर गति के कारण यहाँ पे ये सुगंध कहाँ तक पहुंच के, दूर तक। तो इससे अपन को क्या निष्कर्ष निकला कि कण गति तो करते रहते हैं, लेकिन उनके लिए उसके पास क्या होती है, ऊर्जा भी होती है। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया कैसे होती है, विसरण के माध्यम से होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ विसरण। विसरण क्या होता है, विसरण मैंने आपको दिखाई दे कि ना कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति क्या कहलाती है, उच्च सांद्रता से और कम की ओर गति कहलाती है विसरण। तो विसरण को अपन देखते हैं। हम देखिए ये पूरा काम किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है। यहाँ से ये सुगंध नाक तक कैसे पहुंची, विसरण के कारण। अब देखिए विसरण, विसरण को बोलते हैं अपन डिफ्यूजन। तो विसरण मैंने आपको बता दिया होता कुछ नहीं है, दो या दो से अधिक पदार्थों का अत्यधिक गतिविधि के कारण स्वतः एक दूसरे में मिलकर क्रिया करना होता है विसरण। तो जो विसरण की प्रक्रिया होती है वो मतलब है ना, जो सॉलिड होता है, सॉलिड वस्तु होती है, कोई भी ठोस वो वस्तु होती है, उसमें क्या होता है, विसरण बहुत कम होता है। जैसे मान लो कोई ठोस वस्तु है, मैंने ठोस वस्तु ले लिया पत्थर, तो पत्थर के कारण क्या आप इधर उधर जा सकते हैं, क्या लगता है कि आपको जा सकते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया मारकर, इससे गति कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि ये गति करने के लिए बात, मतलब गति करने के लिए बाध्य नहीं है बिल्कुल। गति कैसे करेंगे। दूसरा आता है अपने पास जल। जल क्या होता है, जल के कारण गति कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आता है अपने पास हवा या एयर। तो एयर के कारण क्या करते हैं, इधर गति कर सकते हैं। तो अपन को विसरण बस दो चीजों में देखा जा सकता है, एक तो जल मतलब लिक्विड और एक गैस, एयर या गैस। तो इन दोनों चीजों में अपन देख सकते हैं। और ठोस में आप समझिए कैसे नहीं देख सकते, क्योंकि ठोस में गति नहीं कर सकते।
तो इसका मतलब इसमें होता है इनमें क्या है, इसमें विसरण की क्रिया नहीं देख सकते अपन। अब देखिए विसरण को मैं आगे आपको समझाता हूँ। ये देखिए हवा के कण, ये जो है ये क्या है, हवा के कण है। मान लो जो हवा के कण थे, अब जैसे कि मैंने वो जलाई, क्या जलाई मैंने, अगरबत्ती जलाते हैं, उसके जो धुएं के कण है ये रहे काले काले धुएं के कण। ये धुएं के कण क्या है, इसमें गुल मिल गए, और गुल मिलने के बाद क्या इसमें इसकी सांद्रता बहुत अधिक हो गई, तो ये कण कहाँ निकल के आगे नाक तक पहुंच गए। तो यहाँ अगरबत्ती जल रही थी, तो यहाँ से और नाक तक कैसे पहुंचे, विसरण की प्रक्रिया के द्वारा। अब मैं आपको कणों की गति के बारे में बता रहा था। तो अपन ने हवा में मतलब गैस में तो कणों की गति के बारे में देख लिया। गैस में कैसे देखा, गैस में तो कणों की गति होती है विसरण के माध्यम से, लेकिन विसरण के माध्यम से गैस में होती है। तो अपन देखते हैं अब जो लिक्विड होता है, लिक्विड मतलब जल वगैरह में मतलब कणों की गति कैसे होती है। तो उसके लिए अपन एक प्रयोग करते हैं। अपन ने क्या करा, अपन ने लिए दो बीकर्स लेकर उनमें क्या करा, अपन ने पहले बीकर्स में मैंने मिला दी इंक मतलब स्याही। तो पहले बीकर में नहीं मिलाई स्याही, और दूसरे में मिलाई मैंने शहद की बूंदे, दोनों बराबर मात्रा में मिलाई। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि जो ना स्याही की बूंदे थी, इंक की बूंदे थी, वो तो जल में घुल गई, लेकिन जो है ना शहद की बूंदे थी वो क्या है, उसमें तले में जाके जम गई, और वो क्या है मतलब उनको घुलने में थोड़ा टाइम लगा। तो इससे क्या आपको क्या पता लगता है, मतलब इसमें जो उसकी इंक की बूंदे घुल गई, इसका मतलब क्या है, उसके कण तो गति कर रहे थे। इसका मतलब है ना जो लिक्विड में भी क्या करते हैं, कण के पदार्थ कण गति करते हैं। दूसरे अपना देखा, दूसरे अपन ने क्या देखा, दूसरे में देखा कि जो शहद था, शहद नीचे जाके जम गया, नीचे जाके क्यों जमा। तो यहाँ पर अपने पास एक टर्म आती है घनत्व। तो घनत्व के बारे में अपन पढ़ेंगे, तो एक टर्म आती है अपने पास घनत्व। तो अपन पहले घनत्व को देख लेते हैं। तो अपन देखते हैं घनत्व मतलब डेंसिटी। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान अपन आयतन, मतलब किसी वस्तु का द्रव्यमान और आयतन का अनुपात क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। घनत्व अपन सिंपल समझते हैं। घनत्व में जैसे अपन है ना विषय में समझा था, अधिक भीड़ भाड़ का मतलब अपन ने क्या समझा था, उच्च सांद्रता। कम भीड़ भाड़ का मतलब अपन ने समझा था निम्न सांद्रता। उसी प्रकार तो होता है गैस में। उसी प्रकार अपन जो लिक्विड होता है, मतलब लिक्विड क्या मतलब लिक्विड या सॉलिड, दोनों में क्या होता है, अधिक भीड़ भाड़ का मतलब घनत्व ज्यादा। जैसे कि मान लो बहुत पास है, मतलब भीड़ भाड़ अधिक तो घनत्व ज्यादा। कम भीड़ भाड़ बहुत दूर तो घनत्व कम। अधिक भीड़ भाड़ तो घनत्व अधिक, कम भीड़ भाड़ तो घनत्व कम। इसी प्रकार ये होता है लिक्विड और सॉलिड में। और गैस में क्या होता है, गैस में होता है विसरण में अपन ने समझा था, मतलब अधिक भीड़ भाड़ का मतलब होता है उच्च सांद्रता, तो कम भीड़ भाड़ का मतलब होता है निम्न सांद्रता। तो ये अगर अपन बात करें सॉलिड या लिक्विड में, तो सॉलिड या मतलब ठोस या द्रव में क्या होता है वो बात, अधिक भीड़ भाड़ का मतलब होता है उच्च घनत्व, और कम भीड़ भाड़ का मतलब कम घनत्व। तो ये वाली घनत्व वाली बात अपने समझिए। अब इसके बाद अपन प्रयोग को वापस देखते हैं, प्रयोग में क्या हुआ था। जैसे कि मैंने दो बीकर लिए, पहले बीकर और दूसरा बीकर। पहले बीकर मैंने क्या मिला दी, शहद की बूंदे, और दूसरे में शहद। तो शहद की बूंदे शीघ्र घुल गई, मतलब क्या हुआ, इनका क्या है, घनत्व कम था। और शहद जो है उसका घनत्व क्या ज्यादा, घनत्व ज्यादा था। इसका मतलब वो क्या है, अधिक भीड़ भाड़, जिसका मतलब वो अंदर जाके जम गया, तो उसको घुलने में टाइम लगा। तो अगर किसी का घनत्व कम होता है तो क्या जल्दी घुल जाता है, तो किसी का घनत्व अधिक होता है तो उसको घुलने में क्या होता है, समय लगता है। तो अपन इस प्रयोग के माध्यम से अपन ने दो बातें समझी। तो पदार्थ के गुणों के बारे में चर्चा करते हुए अपन ने क्या क्या देखा। पहला प्रयोग अपन ने देखा नमक और जल वाला। उससे क्या देखा अपन ने कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके मध्य क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। अपन ने दूसरा प्रयोग देखा अगरबत्ती वाला क्या देखा प्रयोग, उसमें अपन ने देखा कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर गति करते रहते हैं। अपने पास तीसरा गुण बचा। तीसरा गुण क्या था कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके मध्य क्या होता है, आकर्षण। तो आकर्षण को समझने के लिए अपन एक प्रयोग देखते हैं। तो आकर्षण मतलब कब होगा, आकर्षण के लिए होता है एनर्जी, मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी अधिक होगी उतना आकर्षण अधिक होगा। तो उसको समझने के लिए अपन एक प्रयोग के माध्यम से उसको देखते हैं अपन। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है एनर्जी अधिक होगी, मतलब पार्टिकल्स के मध्य आकर्षण अधिक होगा तो एनर्जी भी अधिक होगी। तो इसको अपन समझेंगे एक प्रयोग के माध्यम से। तो एक होता है नागालैंड का प्रसिद्ध नृत्य होता है, बोलते हैं अपन ईडू मिसमी डांसर्स। जो डांसर होते हैं ना, नागालैंड का नृत्य होता है ईडू मिसमी। तो उसमें जो डांस करते हैं उससे अपन बोलते हैं ईडू मिसमी डांसर्स। तो जो ईडू मिसमी डांसर होते हैं इसके माध्यम से अपन क्या समझेंगे, पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण के बल को समझेंगे। अब देखिए अब आकर्षण बल को अपन कैसे समझेंगे, देखिए इसको प्रयोग को अपन करके देखते हैं। तो जो पहले चित्र में अपन को दिखाया गया, इसमें क्या दिखाया गया, बहुत पास खड़े डांसर। तो इनके मतलब इनके मध्य ऊर्जा अधिक है, तो इनके मध्य आकर्षण अधिक है, मतलब इनको तोड़ने के लिए अपन को बहुत सी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरे में अपन ने देखा कि थोड़े दूर हो गए तो उनको अपन आसानी से धक्का देके तोड़ सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो इनकी मध्य आकर्षण कम था। तीसरे में देखा अपन ने तो इसको धक्का देके हटा सकते हैं, तो उसमें क्या अपन को बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो अपन ने तीन चित्रों के माध्यम से अपन ने क्या समझा कि पहले अपन को बहुत अधिक ऊर्जा लगानी पड़ी,
तो बहुत अधिक ऊर्जा लगानी पड़ी। इसका मतलब क्या हुआ, इनके मध्य आकर्षण बल बहुत अधिक था। दूसरे में अपन ने क्या देखा, इसमें देखा अपन ने कि इनको अपन ना थोड़ी कम ऊर्जा लगा के, पहले की अपेक्षा थोड़ी कम ऊर्जा लगा के दूर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, इनके मध्य आकर्षण थोड़ा कम हुआ। तो तीसरे में अपन ने क्या देखा, तीसरे में अपन ने देखा कि किसी को धक्का देके हटा सकते हैं, मतलब बहुत कम ऊर्जा लगा के हटा सकते हैं। उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इनके मध्य आकर्षण बल बहुत कम था। तो मतलब जिनके अपन दूर करने के लिए ऊर्जा की बहुत अधिक आवश्यकता होगी, उनके मध्य आकर्षण बल बहुत अधिक होगा। जिनके लिए थोड़ी कम की आवश्यकता होगी, उनके लिए कम आकर्षण बल होगा। और जिनके लिए बहुत कम की आवश्यकता होगी, उनके लिए कम आकर्षण बल होगा। अब जैसे अपन देखते हैं, जैसे कि मैंने लिया मार्कर, तो मार्कर को तोड़ने के लिए मुझे बहुत सारी ऊर्जा लगानी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या होगा, इसके आकर्षण बहुत अधिक है। अब यही बात अगर मैं किसी चौक को लेके क्या करूँ, तोड़ दूं, तो कितनी मुझे ऊर्जा लगानी है, बहुत कम ऊर्जा लगाने की आवश्यकता हुई। तो क्या हुआ, इसके मध्य आकर्षण बल बहुत कम है। मान लो मैंने किसी रबड़ लिया, कोई रबड़ लिया, रबड़ को मैं खींच के तोड़ सकता हूँ, तो उसमें क्या हुआ, इसका आकर्षण बल और कम है। तो अगर आकर्षण बल अधिक होगा तो अपन को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा लगानी पड़ेगी, या अधिक ऊर्जा लगानी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें आकर्षण बल बहुत अधिक है। तो अपन एक और आगे एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए। तो अपन आकर्षण बल को देखने के लिए अपन प्रयोग कर रहे थे। प्रयोग अपन करते हैं, अपन क्या लेते हैं, तो खील लेते हैं, एक लेते हैं अपन चौक और एक लेते हैं अपन रबड़। चीजों को लेते हैं और उनको किसी भी तरह से अपन तोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे अपन प्रयोग करके देखते हैं, मैं इंग्लिश को थोड़ा सा मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसको तोड़ने के लिए मेरे को ना बहुत अधिक आघात करना पड़ेगा, मतलब बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। मैंने ली चौक को मैं आसानी से हाथ से दबा के क्या कर सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ। तो उसके लिए मेरे को क्या है, थोड़ी कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब जैसे कि मान लो मैंने कुछ पार्टिकल्स लिए, तो पार्टिकल्स को मतलब मैं डायरेक्टली चौक के पार्टिकल्स थे, इतना रबड़। अब रबड़ को मैं क्या खींचूंगा, तो थोड़ा मतलब थोड़ी दूर तक तो खींचेगा, लेकिन अधिक मात्रा में अगर मैंने खींच लिया इसको, तो क्या हुआ, टूट जाएगा। तो इसके लिए अपन को क्या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इससे अपन को क्या बात, अपने क्या निष्कर्ष सामने आता है, अपने निष्कर्ष सामने आता है कि जो पदार्थ के जो कण थे उनके मध्य क्या होता है, आकर्षण बल। अब एक और अपन प्रयोग देखते हैं। प्रयोग अपन क्या देखते हैं, तो अपन इस वाले प्रयोग के माध्यम से अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा कि अपन ने जो जलविधार आती है उसके मध्य अपन ने हाथ रख दिया। तो हाथ रखने के बाद वापस क्या हुआ, जलविधार वैसी की वैसी बन गई। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि उनके मध्य आकर्षण बल था, तभी तो ऐसा हुआ। नहीं तो अपन क्या करते, अपन हाथ रखने के बाद क्या होता, इधर भी गिरता इधर भी गिरता, वापस मिलता थोड़ी। तो मिला क्यों, मिलने का कारण था इनके मध्य आकर्षण बल था। तो अपन ने पदार्थ के 3 गुणों के बारे में समझा। पहला गुण, उनके मध्य रिक्त स्थान होता है, इसको अपन ने प्रयोग समझा, नमक और जल वाला प्रयोग। दूसरा अपन ने समझा कण गति करते रहते हैं, उसको अपन ने समझा। पहला प्रयोग अपन ने देखा था अगरबत्ती वाला। दूसरा अपन ने देखा था पोटेशियम परमैंगनेट के जो कण थे वो गर्म और ठंडे पानी में अपन ने घोल के देखे थे। तीसरी बात अपन ने देखा आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल को अपन कैसे समझा, डांसर्स के द्वारा। जो इडुबिस में डांसर्स थे नागालैंड के, वो क्या है, मतलब पास होकर डांस कर रहे थे, उनको तोड़ना मुश्किल था। अगर दूर होकर करेंगे तो तोड़ना आसान होता है, तो अगर बहुत दूर होकर करेंगे डांस तो उनको तोड़ना आसान होता है। इसका मतलब क्या होता है, यदि किसी वस्तु को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता हो तो आकर्षण बल भी अधिक होता है। अगर कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो आकर्षण बल भी कम होता है। अपन आकर्षण बल को देखते हुए अपन ने एक और प्रयोग देखा, अपन जल वाला प्रयोग देखा। जल वाले प्रयोग अपन ने क्या देखा, जल के जो कण होते हैं अपन हाथ लगाने के बाद वो वापस हाथ के दोनों साइडों पर नहीं गिरते, वापस वो अपनी धारा बना लेते हैं। इसका मतलब क्या है, वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे, आकर्षण के कारण उन्होंने क्या है, अपनी धारा बना ली। अब अपन ने आज पदार्थ के बारे में पूरा समझ लिया। अब अपन अगले लेक्चर में पदार्थ के पूरे गुणों के बारे में, पदार्थ के मतलब आगे क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, ठोस द्रव गैस और कितने क्या क्या होते हैं। अपन को ठोस द्रव गैस के बारे में पता है, लेकिन पदार्थ के 2 और भाग होते हैं, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। अब आगे अपन सबके बारे में पढ़ेंगे लेक्चर बाय लेक्चर। तो अपने पदार्थ के बारे में अपन पढ़ लिया। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इससे आगे लोल क्लासेस से जुड़े रहिए और लर्न विद फन के मोटो के साथ हम आपको आगे से एक से बढ़कर एक वीडियो देते रहेंगे और सभी प्रकार की वीडियो आपको प्राप्त होती रहेगी। सभी प्रकार की वीडियो आपको प्राप्त हो, इसके लिए आपको वीडियो को करना है लाइक, और अगर आपको पसंद आया हो चैनल हमारा तो उसको करिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।